ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे बिहार के जिला मधुबनी के बरदहा के शमसी चौक पर जश्न सैयद ज़ीशान कैसर ज़ैदी व सैयद शारिब इकबाल उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे बिहार के मशहूर मारूफ शायर जनाब सुल्तान शमसी साहब। मुशायरे की खूबसूरत निज़ामत की गजनफर जलाल गगन साहब ने और मुशायरे के कन्वीनर रहे बिहार का नाम मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शायर। मैं आपका गजल की दुनिया से थोड़ा दूर लिए चलता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि लोग अच्छा खाना बहुत खा लें, लेकिन उसमें चिकन हो मटन हो उसमें अचार और सलाद की एक अहमियत है। तो आइए मैं गजल की से दूर थोड़ा मज़ाहिया शायरी की तरफ आपके लिए चलता हूँ। उस मज़ाहिया शायर से बुलाने से पहले मैं एक वाक़या मुझे याद आया कि अभी शादी का एक ज़माना है। अभी दिन रात हिंदू मुसलमान दोनों की शादियाँ हो रही हैं। एक गरीब लड़का शादी करने जा रहा था, उसके पास पाजामा नहीं था। अपने दोस्त से वो उधार मांगता है कि भाई साहब पाजामा दे दीजिए। वो दोस्त उसको पाजामा देता है, शादी के लिए चलता है। तो वहाँ पहुँचता है तो लोग पूछते हैं कि भाई साहब दूल्हा कहाँ है? तो उसके दोस्त ने कहा दूल्हा तो वो रहा लेकिन पाजामा मेरा है। आप लगे भाई ये आपने मुझे बेइज्जत कर दिया, पाजामा में दिया बेइज्जत कर दिया, ये बात नहीं बोलना चाहिए आपको। तो फिर दूसरा मेहमान आएगा कि आप नहीं बोलेंगे। फिर दूसरा लोग आता है, पूछता है भाई साहब आपका नौशा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? तो कहें कि दूल्हा तो वो रहा, पैजामा भी उसी का है। कहे कि यार ये बात बोलने की क्या जरूरत थी कि पैजामा भी मेरा है। फिर कहे कि नहीं अब मैं कोई बात नहीं बोलूंगा। फिर तीसरा शख्स आता है, पूछता है भाई साहब दूल्हा कहाँ है? कहे कि दूल्हा तो वो रहा, अब पैजामे का कोई जिक्र नहीं करूंगा। तो आइए हजरात, मैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर, मशहूर मज़ाहिया शायर जनाब सज्जाद झंझट को मैं दावती सुखन दे रहा हूँ कि वहाँ अपने सामईन को महसूस करें। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब सज्जाद झंझट। माइक अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मुशायरा को बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। बीच में उन्होंने आपसे कुछ गुजारिश की है। मैं शायरों की मजबूरी और उनकी ज़रूरत के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, शायद कमेटी तक जो इंतज़ामिया उन तक पहुँच जाए। मन्नान भाई कि तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं। और मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं। मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। हाजिर हुआ हूं सदरे मोहतरम बहुत ही इज्जत माबाली जनाब शमसी साहब, सुल्तान शमसी साहब तशरीफ रखते हैं। उनसे मेरी मुलाकात मुशायरे में हुई है। आज मेरी खुशनसीबी है कि उनकी सदारत में आपकी खिदमत का मौका मिल रहा है। खासतौर से अनवर साहब का ये कमाल कि सभी शायरों को उन्होंने उनकी गुजारिश पे हिंदुस्तान से नहीं हिंदुस्तान से बाहर से भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं तो उनके एक हुक्म से हाजिर हो गया हूँ। मन्नान फराज साहब मेरे बड़े अजीज़ दोस्त, उनका हुक्म मैं हाजिर हो गया हूँ। मुलाजा फरमाएं, एक 4 मिसरे तारुफ के अपने सुना दूँ मैं आपका अपना तारुफ कि मैं झंझट हूँ, मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। फैज भाई के साथ भी यही है। मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। क्या कहने हैं। और जिस फन को चुरा कर दोस्तों अशार कहता हूँ, सुना है ये कि उस
फन में मेरे दादा भी माहिर थे। क्या बात है, क्या कहने हैं। सुना है कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। और साहब लंबी फहरिस्त सबको हुक्म हुआ है शायरों को कि कम बहुत ही ताकीर से बहुत कम पढ़ना है। ऐसी एक मुशायरे में मैं भी हाजिर था, वहाँ पे भी बहुत सारे शायर थे। उनसे कहा गया शायरों से कि भाई बहुत ही मुख्तसर पढ़ना है, एक गज़ल से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन साहब उसके बावजूद एक साहब हुए, इंटरनेशनल मुशायरा था, बाहर से आए हुए थे और उनको पहली बार माइक मिला और वो खड़े हो गए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। हटाए नहीं हटे और लोगों ने बड़ी कोशिश की उसे हटाने की, लेकिन पूरी उन्होंने 1 घंटा। अब मुलाजा फरमाए एक जुमला पास हुआ पिंडाल के अंदर से, जब वो नहीं हट रहे थे तो वो जुमला मैंने सुना। अब मुलाजा फरमाए शायर मिसरे कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, शमीम साहब, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। क्या बात, क्या कहने, क्या कहने, क्या। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और उसके बावजूद एसडीएम साहब के भतीजे थे, शायर नहीं थे। उन्होंने कहा कि साहब मेरा भतीजा पढ़ना चाहता है, शायर नहीं था। उसने कहा चलिए साहब एसडीएम साहब का हुक्म है, तो उनको इजाजत दे दी। कि वो शायर नहीं था तो उसने किसी की गजल लेके एक कागज पे लिख लिया, पूरे दिन तक उसे याद की, कुछ याद हो गई। उसने सोचा कि कहीं भूलूंगा तो पर्चा निकाल लूंगा, इस उम्मीद के साथ वो पैंट में पर्चा रख दिया। इत्तेफाक देखें जब वो कपड़े बदल के आया तो पर्चा उसी पैंट में रह गया जो घर उतार के आया था। उसे ये भरोसा कि शायद मेरी पैंट में है। अब मैं उस मुशायरे में था, नाज़िम मुशायरा ने उसका नाम बुलाया और वो खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मतले का मिसरा उला पढ़ा, पहला मिसरा पहली पंक्ति पढ़ी, उसके बाद दूसरी पंक्ति वो भूल गया, दूसरी लाइन भूल गया। अब वो पर्चा तलाश, अब क्या कैफियत थी मुलाजा फरमाए। एकदम आया स्टेज पर आके उसने पहला मिसरा पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। क्या बात, क्या कहने जनाब। मैं हाजिर हुआ हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई झंझट हो जाता है मेरे साथ। जब मैं दरभंगा उतरा तो स्टेशन पे मैं बाहर निकला तो एक बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी। जैसे ही आगे से गुजरी तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ था। अक्सर गाड़ियों के पीछे कुछ ना कुछ लिखा होता है। उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था सावन को आने दो। सावन को मैं सोचा अच्छी गाड़ी है, एक स्लोगन उसके पीछे लिखा है सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था कि एकदम पीछे से ट्रक आया बड़ा तेजी के साथ और उस पर टक्कर मार दी। जैसे टक्कर मारी तो मैंने ट्रक के पीछे देखा, ट्रक के पीछे लिखा था आया सावन झूम के। क्या कहने, क्या। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। अल्लाह के वास्ते यहाँ झंझट मत फंसाइएगा, कलाम यहाँ झंझट नहीं फंसाइएगा। मैं बड़ा तवील सफर करके हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। उत्तराखंड रुड़की से तशरीफ लाऊं, कलियर शरीफ से। और मेरी हालत ये रही कि मैं एक बार और दूर का सफर किया था, पटना। पटना जब मैं आया था तो मुझे आदत सी हो गई। खैर यहाँ दरभंगा में मोहब्बत वाले इतने थे, अनवर कमाल साहब ने बड़ी खिदमत की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी थकान को उसने बहुत ही खिदमत के साथ खत्म की। हुआ ये कि साहब मैं पटना पहुंचा तो मेरे उस्ताद ने बताया था कि आप पहली बार सफर में जा रहे हैं तो हर एक से मालूम कर लेना कि पटना आ गया नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैं चलता रहा लेकिन सबसे पूछा कि नहीं अभी रुक जाइए। फिर पटना उतरने के बाद भी मैंने कंफर्म करना चाहा कि मैं सही उतर गया। उन्होंने तो एक मोहतरमा से मैंने पूछ लिया कि पटना यही है क्या। अब मुलादा फरमाए 4 मिसरे वहां से हुए थे कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी
जोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, जोरदार तालियों से भाई, पीछे के लोग जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल करें। और यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। क्या नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। अब देखिए साहब, मेरी साथ की मजबूरी की मैं भी बता दूं, कहीं ना कहीं झंझट हो जाता है। एक मुशायरे में एक मंत्री जी बैठे हुए थे। मंत्री जी ने मुशायरे का कोई शौक नहीं था। जब इतनी पब्लिक देखी तो उन्होंने लुभाने का एक अनाउंस कर दिया खड़े होके, उत्तराखंड में। वो जब अनाउंस किया तो देखे उन्होंने क्या अनाउंस किया, उसे 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत भाई, तालियों से भाई, एक बार फिर तालियों से उनका। अब देखिए साहब, एक मौलाना से मैं देवबंद के गया मुशायरे के हवाले से, तो एक दोस्त मौलवियत कर रहे थे, मेरे दोस्त थे, वो स्टूडेंट थे। मैंने सोचा मेरे दोस्त थे तो एक मसला मेरे सामने था कि वजू किस किस तरीके से टूट जाती है। उन्होंने अच्छा वजू का मुझे पता था कि किस तरीके से टूट जाती है। ज़्यादा आराम करने से, लेटने से, नींद लेने से वजू टूट जाती है, और भी तरीके हैं वजू। लेकिन एक मसला था कि अगर मैंने पूछा मौलाना अगर मैं वजू से हूँ और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? मैं वजू से हूँ और किसी गैर औरत के अगर हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? तो मौलाना बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और मस्जिद में ये अनाउंस हुआ कि साहब वो जो जमात आई हुई थी, अमीर जमात ने ये अनाउंस करा, एक छोटे से लड़के को जिम्मेदारी दे दी। अपने जमात के लड़के से छोटा था, उसे नहीं देनी चाहिए थी, फिर भी कहा कि आपको एक जिम्मेदारी लेनी है कि नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको ये खड़े होकर कहना है कि हजरात, सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब लड़का छोटा था, उन्होंने एक बार बात तो सुन ली लेकिन उसके याद नहीं हुई, तो उसने हिम्मत करके फिर भी अमीर जमात से पूछ लिया कि हजरत एक बार और बता दीजिए। बेटे मैंने ये कहा है कि अगर सभी हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। वो साहब उसने सुन लिया लेकिन वो फिर भूल सा गया, तो उसने नमाज के बाद वो नमाज अदा हुई नहीं हुई, रुकू में भी ये याद करता रहा, सजदे में भी यही याद करता रहा। अब हुआ ये कि साहब वो जैसी नमाज मुकम्मल हुई एकदम खड़ा होके बोला, हजरात सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब इमाम साहब सोचने लगे मैंने क्या कर दिया यार। दाढ़ी अगर नहीं है, 4 मिसरे मुलाजा फरमाए, पता पेश कर रहा हूं कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी हो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। ये लॉकडाउन में हालत ये रही शायरों की कि घर में उनको बीवी के साथ रहना पड़ गया। सफर में उनकी जान बची रहती थी, और सफर के बाद जब वो ज्यादा वक्त उनका बीवी के साथ गुजरा तो बहुत सी बातें सुनने को मिली। मेरी साथ भी यही हुआ कि एक बहस के दौरान मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, जितना तेरे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब है। तो ये बातें सुनने को मिली, तो साहब उसमें मैं उसके बाद भी उसको लुभाने के लिए उसके 4 मिसरे उसके शान में कहे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, एक कताब मुलाजा फरमा ले, उनको मैंने लुभाने के लिए उनकी मोहब्बत में 4 मिसरे करे। सदर मोहतरम कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा।
दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। हालत ये उत्तराखंड के मेहमान की मेहमान नवाजी बंद हो गई। एक मेहमान तो मेरे यहाँ आके इतने अटक गए कि 15-20 दिन तक मेरे रहे, लॉकडाउन में निकलने नहीं दिया, गोश्त की पे पाबंदी लग गई उनको। मैंने भी एक परचून की प्रोविजन स्टोर खोल लिया। मैं क्या करता, मैंने भी उनसे दाल से खिदमत करनी शुरू करी, मसूरी की दाल, उड़द की दाल, वो मूंग की दाल, चने की दाल, और ये दाल और वो दाल, मैंने दाल 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 दाल। अब हुआ ये कि साहब कलियर शरीफ का मेला आने वाला था 12 रबी अव्वल को, बड़ी रोशनी होती है। हमें मालूम नहीं था कि आज चांद की क्या तारीख है। हम कंफर्म कर रहे थे, मेरे वालिद बैठे थे, मेरे चचा बैठे हुए थे, मेरे बड़े भाई बैठे हुए थे। हम सब बात, कोई कुछ बता रहा था चांद की तारीख, कोई कुछ बता रहा था। जब दाल खाते हुए 15 दिन हो गए मेहमान को, तो हम मेहमान से मुखातिब हुए। हमने सोचा मेहमान को शायद चांद की तारीख पता हो। मैंने कहा हजरत कि जी, मैंने कहा चांद की क्या तारीख है आज? कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ आज दाल की 14 है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब वो चले गए, नई गोश्त से खिदमत हुई तो मुझे फायदा नजर आया कि गोश्त से क्या फायदा बंद होने से। मुलाजा फरमाए चार मिसरे कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान। क्या बात, क्या कह रहे हैं। अच्छा हकला वाला कर दिया, हकला वाला क्या? अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। उसके बावजूद मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं, तो मेहमान की खिदमत करनी चाहिए। मेरा एकदम ध्यान गया और नजर गई अंडे पे। अंडा करी से भी खिदमत की जा सकती है। मैंने यार अंडे तो मिलते हैं, मैंने फिर भी एक अंडे मंगा के अंडा करी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वाइफ से बनवाई और मेहमान को खुश करने के इरादे से उनके सामने पेश की। अब इत्तफाक देखें मेरी किस्मत, मेरी बदनसीबी कि वो अंडा करी को देख के उनके तेवर बदल गए। या तो उनको एसिडिटी बनती थी या परहेज था, डॉक्टर ने मना कर रखा था। उन्होंने अंडा करी को देख के नाक चढ़ाई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब यहाँ से चार मिसरे सुन ले, मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। हाँ क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। क्या बोले बात, क्या बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हकला वाले कर लोगों की फरमाइश है क्या भाई? बहुत 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 मेहरबानी। मेरे रजा खतौलवी साहब की फरमाइश, फैज साहब भी तशरीफ रखते हैं। बहरहाल जब से क्या हो रहा था यार, नीचे में पढ़ दिया मैंने तो सारा मुशायरा। अच्छा मेरी आपा, मेरी मोहतरम बहुत पुरानी शायरा रिहाना नवाब साहिबा कलकत्ते से तशरीफ लाए। अभी कलकत्ते मुशायरे में मुलाकात रही, मुझे अच्छा लगा कि बहुत जल्दी मुलाकात हुई। ये हमारे सदर मोहतरम साहब की फरमाइश है या फिर वो उनसे बहुत उनसियत रखती हैं, वो तशरीफ रखती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर अनवर कमाल साहब का कि उन्होंने ऐसे शोरा शायरात बुला रखे हैं जो आपकी महफिल को इंशाअल्लाह चार चांद लगाए रखेंगे। फरमाइश है हमारी रिहाना साहिबा की कि एक साहब बहुत परेशान थे अपनी वाइफ से, और इतना परेशान थे कि उनके लिए दुआ तो क्या करते, बस बद्दुआ करते थे कि अल्लाह मरती भी तो नहीं। ये हालत थी। इत्तफाक देखें कि एक तकलीफ होती है, दौरा होता है सकता तक जो दौरा होता है उसमें हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस बंद हो जाते हैं। आदमी मरता नहीं है, वो कभी भी जिंदा हो सकता है, उसे सकता कहते हैं। सकता उन्हें हो गया, वो उनकी हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस एकदम बंद हो गए तो बड़े बड़े खुश हुए और उन्होंने इत्तला करी महल्ले में मेरी वाइफ मर गई, ईशा में ले जाएंगे।
सब सोच लगे हंस रहे। खैर उन्हें खुशी थी इस बात की, तो उन्हें उनको नहलाया कफनाया, ले जाके जा रहे थे। हमारे यहाँ कब्रिस्तान के गेट पे एक लंबा सा बिजली का खंभा है जो हटाया नहीं गया, ना हटा सकते उसे, तो अक्सर उससे मैयत को बचा के निकालना पड़ता है। तो जैसे ही वो खंभे के पास पहुंची मैयत, तो इत्तेफाक देखे उनका दौरा कहाँ ठीक हुआ, कहाँ वो उठ के बैठी। वो ये कि जैसे ही मैयत को खंभे से निकाल रहे थे, मैयत जो थी खंभे से लग गई एकदम, उसे ठसक जैसे ही लगी तो वो उठ के बैठ गई। अब उठ के बैठ गई तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, वो वापस लाना पड़ गया। 5 साल और जी, 5 साल जी, 5 साल बाद इत्तेफाक अल्लाह का करना सच में इंतकाल हो गया। सच में इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा भाई जल्दी से नहलाओ कफनाओ। फिर इत्तला कर दी साहब, सब लोग इकट्ठे हो गए, उनको नहलाया कफनाया, मैयत ले जाने लगे। वो पीछे पीछे, और उनको बेचैनी थी कि यार ये कहीं जिंदा ना हो जाए। और वो जैसे ही उनके करीब वो मैयत जो थी जैसे ही खंबे के पास पहुंची, तो वो पीछे से चिल्ला के बोले खंबा बचा के। तो ये हालत होती है। बहरहाल मुझसे फरमाइश हुई है तो मैं वो भी पेश कर देता हूँ हकले से मुताल्लिक। हकले जो होता है, बहुत मोहतरम बैठे हुए हैं सब लोग, ये जरा सा इको बन रही है ना इसमें, तो आवाज समझ में नहीं आ रही शायद। आप माइक वालों से गुजारिश है कि जो ऑपरेटर हैं इसके थोड़ा सा ठीक हो गया। बहरहाल आ रही है। बहरहाल लिए शमीम साहब बैठे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ लाए हैं, बड़े मोहतरम नाम है, शायरों की दिल के धड़कनों की आवाज़ है। शायर लोग ऐसे लोगों से ज़िंदा है, ऐसे मोहतरमों से नाम से ज़िंदा है जैसे शमीम साहब हैं। अगर ये लोग मोहतरम हैं और शायरों की खिदमत में जुटे हुए हैं तो इंशाअल्लाह उर्दू और मुशायरा और शायरी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। वो मैं शमीम साहब की गुजारिश, जोरदार ताली हो जाए एक बार शमीम साहब के लिए जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बड़ी दूर का सफ़र तय कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं अनवर कमाल साहब के मुशायरे में। बहरहाल हकले से मुतालिक मैं बता रहा था कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी, जो हकला के बोलता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, यहाँ पर हर जगह हकला होता है। हकला जो होता है सीधे किस्म का आदमी होता है, वो इसलिए कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी कर देता है। जैसे एक हकले थे, उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो वो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। हकले थे बेचारे, क्या करते, तो करीब पहुंचे बैठ के और बैठने की इजाजत मांगने लगे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए और बैठ के कहने लगे लो हम खुद ही बैठ गए। जब कोई जवाब नहीं मिला अपनी वाइफ से तो घूंघट निकाले बैठी थी। बैठने के बाद वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे। अब देखिए क्या सिचुएशन माहौल है उस कमरे का, ये मुलाजा फरमाए। करीब पहुंचे और अपनी वाइफ से बैठने की इजाजत मांगने लगे। उनके करीब पहुंचे और पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ। फिर कोशिश की कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई असर नहीं हुआ तो खुद ही बैठ गए और बैठ के कहने लगे लो हम खुद ही बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से। घूंघट के लिए उन्होंने पूछा, उनसे कहा घूंघट हटाने के लिए कहने लगे कि अरे भाई ये जो गू 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 हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, ना कोई उधर से रिस्पांस मिला ना कोई जवाब मिला। फिर कोशिश की कि अरे भाई ये जो गू 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 हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। तो ये परेशानी हकले के साथ आती रहती है। बल्कि एक परेशानी तो ये आई कि साहब एक मेरे दोस्त है वसीम साहब, वो हकला के बोलते हैं और बड़े सीधे आदमी है। वसीम साहब से मुझे आइडिया मिलता है कि हकला कैसे बोलता है। वे इत्तेफाक देखे कि मैं जैसे अपने घर से निकला तो एक होटल का चौराहा, उसमें मैंने भीड़ देखी। जब लोगों की भीड़ देखी मैंने सोचा क्या मामला है। जब मैं करीब पहुंचा तो पता चला कि वसीम साहब का किसी से झगड़ा हो गया। बहुत सीधे आदमी वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े हुए, दूसरा आदमी बरजस्ता गाली दिए चला जा रहा था, एक के बाद एक गाली, और वो खामोशी से सुन रहे थे। अब मेरा क्या फर्ज था, मैंने भी कहा कि यार दोस्त होने के नाते मैंने वसीम साहब को चढ़ाया। मैंने वसीम भाई आप भी दो गाली। वसीम भाई ने गाली नहीं दी। फिर कोशिश की, मैं वसीम साहब आप गाली दीजिए, मैं हूं आपके साथ, घबराने की क्या बात है। ऐसा वो एक तरफ को चलती है, वसीम भाई खामोशी के साथ में उनके साथ साथ अगले चौराहे पर, अगले चौपले पर जाके उनकी आवाज निकली। और जब उनके पास साथ में चल रहा था तो उनकी आवाज निकली कि उल्लू 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 का अट्ठा।
मैंने कहा भाई झगड़ा तो वहां हुआ, गाली यहाँ दे रहे हो तुम अगले चौराहे पे। क्या और जब मैं आपके साथ था तो घबराने की क्या बात थी? कहने लगा ये बात नहीं है भाई। मैंने फिर कहने शुरू तो वहीं करी थी, निकली इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अनवर कमाल साहब का मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कामयाब मुशायरे की। नाज़िम मुशायरा को कामयाबी के साथ और मन्नान फराज साहब की मेहनत है इस मुशायरे के लिए, बड़ी बड़ी ढेर सारी मुबारकबादें। और मैं एक कता और पेश कर दूँ मैं नाज़िम मुशायरा माजरत के साथ। जी जी कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। मतलब आखिर में आपने निजामत पर कर ही दिया ना, नाज़िम मुशायरा को छोड़ा नहीं। मेरा मकसद मज़ाहिया है तो मैं किसी को भी टारगेट बना सकता हूँ। जैसे मोहतरमा बैठी है माशाल्लाह, इन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि बैलेंस सही रहना चाहिए, जितने शायरों उतनी शायरात हो। है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, यहाँ अब्बा ना हो यार जरा ये भी देख ले। क्या बात है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, यहाँ अब्बा ना हो यार जरा ये भी देख ले। और जुल्फों को उनकी देख मरा जा रहा है क्यों, जुल्फों को उनकी देख मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार जरा ये भी देख, ये भी देख। क्या 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 निकले ना वो सरदार जरा ये भी देख ले। और एक मतला देख शेर और सुन ले कि हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। क्या कहने, क्या बहुत अब थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। क्या क्या दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और अनवर कमाल साहब का कमाल ये था कि सबका माशाल्लाह, मैं फिर कहता हूँ कि पेमेंट पहले हो चुका, लेकिन कुछ मुशायरे ऐसे होते हैं जिसमें हालत ये होती है कि वो एक जरिया बन गया है कमाई का। उसके हवाले से ये शेर मुलाजा फरमाए। कहे उसका थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। ये बगैर चंदे का है। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। और एक बतला और एक शेर और याद आया कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। क्या कहने, क्या कहने। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी ने, जिंदगी भर सलाम की खाई। और दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। क्या कहने, क्या दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। और देखे साहब वो हकले से मुतालिक आखिर में एक मतलब और एक शेर सुनने के, जो वसीम साहब थे जो हकला के बोलते थे, उन्होंने एक इश्क किया लड़की से, प्यार करने लगे। अब साहब एक तरफा वन मैन शो, वो ये था कि वसीम साहब इश्क करते थे, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ना वो जानती थी बेचारी कि ये आदमी मेरे से इश्क करता है। जब 15-20 दिन गुजर गए तो उनके घर ही पहुंच गए उनका इजहार करने के लिए इश्क का। अब जब इजहार करने चले गए तो उनके वालिद और उनके 2 बेटे थे बड़े बॉडी बिल्डर, उन्होंने उनको लिटा के मारा और बहुत मारा कि यार तुम जैसा आदमी, सड़क छाप हकले आदमी, अब मेरी बेटी से इश्क हाथ मांगने आयो। पिटाई की, 15 दिन तक खामोश वो शहर छोड़ के बाहर चले गए। और उसके बाद 15 दिन बाद लौटे तो मैंने पूछा क्या मामला है वसीम साहब, क्यों मायूस हो। अब मतलब मुलाजा फरमाए। वो मुझसे बताने लगे कि इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग,
इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। क्या कहने, इज़ारे आरज़ू पे अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। बहुत क्या क्या, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। भाई जब अलग। और एक शेर और मुलाजा फरमा ले आखिर में कि कुछ शायरों की हकीकत है इस शेर में कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई अलग। अब मुलाजा फरमाए वो शेर कि दो पाट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पाट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीस से दिलरुबा। खल्लूस से ही लोग समझ जाते हैं कि वो मज़ाहिया शायर हैं। वाकई आपने कमाल कर दिया, मुशायरा आपने लूट लिया। आइए हजरात, मैं अब संजीदा शायरी की तरफ चलता हूँ। एक मुझे वाकया बचपन का याद आता है कि जब मैं दूसरे से सुना कि उर्दू मीठी ज़ुबान और शीरी ज़ुबान है। हमारे एक उस्ताद मिश्रा जी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक फिल्मी गाने पर पूछा कि बताओ इसका मानी क्या होता है। उर्दू बहुत मीठी और शीरी ज़ुबान है, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। उनको हसरत का मानी नहीं मालूम था। उन्होंने पूछा कि हसरत के मानी क्या होते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये मैं गाना। तो मैंने कहा इच्छा, डिज़ायर। बहरहाल तो मुझे वहाँ पर हौसला बुलंद हुआ कि वाकई एक उर्दू मीठी और शीरी ज़ुबान है। तो आइए हजरात, मैं आपको, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।